सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं एसएमएस वारी, हमारे प्रयास के इस डिजिटल मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है समसामयिकी। अभी जो ग्रेड सेकंड, अभी जो रिवाइज पेपर होने वाला है उसको लेकर हम सुपर 13 के नाम से एक सेशन शुरू किया है। इस सेशन में राजस्थान की समसामयिकी जो अभी आपको इस पेपर में पूछी जानी है उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। सुपर 13 का मतलब है 13 दिन। 13 दिन में ये राजस्थान की संपूर्ण समसामयिकी पढ़ेंगे। तो पहले दिन मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं लाइव उपस्थित नहीं हो पाया। पहले दिन मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, तो 16 तारीख को मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ। ये आपको प्रीमियम रूप में मिलेगा। उसके बाद में रेगुलर बचे हुए 12 दिन मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारे इस सेशन में। तो एक बार सबको फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। चलिएगा, सबसे पहले जो आपके सामने इस सेशन की शुरुआत में जो बातें शामिल की हैं वो जून की बातें हमने शामिल की हैं। तो देखो, सबसे पहले एक नाम है आपके सामने, नीरज तंबोलिया। आपको पूछ लें हाल ही में नीरज तंबोलिया क्यों चर्चा में रहे, या जिस वजह से चर्चा में रहे वो वजह दे के पूछ ले कौन थे। तो एक व्यक्ति का नाम है नीरज तंबोलिया, और उसके चर्चा में रहने का कारण था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इनको दिया गया है 2022 में हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा जो इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है नीरज तंबोलिया को। इनका सर्वश्रेष्ठ कार्य देखते हुए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वर्तमान में ये जेके लोन जो अस्पताल जयपुर में है इसमें ये कार्यरत है। तो ध्यान में रखिएगा, नीरज तंबोलिया की 3-4 बातें जो भी हैं। नीरज तंबोलिया किस अस्पताल में वर्तमान में अभी कार्यरत है और कौन सा पुरस्कार इनको द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिर चलिएगा आगे बातें करते हैं। सेकंड जो आपके सामने बात है वो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में है। आपको सीधा प्रश्न पूछ लें कि अभी 2023 में जो जल पुरस्कारों की घोषणा हुई है उनका क्रमांक नंबर था चौथा। देखो, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान की क्या पोजीशन रही वो हमें देखनी है। तो राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2023 है उसमें राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले? तो राजस्थान को पुरस्कार मिले 3। अब ये 3 किस किस श्रेणी में मिले? तो 3 जो पुरस्कार मिले वो श्रेणी कौन सी है? एक श्रेणी तो है आपके सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी, एक है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी, और एक है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी। इन 3 श्रेणियों में राजस्थान को ये आपके चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो मिला है। तो सीधा प्रश्न कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले? 3। किस किस श्रेणी में मिले? तो एक तो है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी, एक है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी, और एक बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में इनको सम्मानित किया गया है। विद्यालय श्रेणी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावरी जोधपुर में है, उसको ये पुरस्कार मिला था 3रा पुरस्कार। मतलब फर्स्ट किसी और को है, सेकंड किसी और को है, थर्ड सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में तो जोधपुर का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो बावरी जोधपुर में है उसको मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी की बात करें तो इसमें उदयपुर में एक सेवा संस्थान है अर्पणा। ये जो अर्पण सेवा संस्थान है इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। और तीसरा बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में बात करें तो गंगानगर में जो वाटर यूजर एसोसिएशन 9/2 है इसको दूसरा पुरस्कार मिला। इसका मतलब पहला पुरस्कार राजस्थान को इसमें नहीं मिला है। तो एक में एनजीओ में पहला मिला है, आपके बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में दूसरा, और बेस्ट विद्यालय श्रेणी में हमें तीसरा, और टोटल हमें पुरस्कार मिले हैं 3। तो ये बात हमारी इस आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में संपन्न हो जाती है। इतनी बातें हमारी ध्यान में रखनी है। फिर अगला है, अभी आपके राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुए हैं, और ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरी बात को, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो हर साल जारी करता है। इस बार 2023 में ये जो पुरस्कार जारी किए गए हैं वो जारी किए गए हैं 5वें, यानी इनका कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण है, या 5वीं बार ये इंडेक्स जारी हुई है, जिसमें कुछ बड़े राज्यों को अलग किया जाता है, फिर आपके छोटे राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में राजस्थान आता है
और राजस्थान इस बार 2022-23 की ये जो आपकी सूची आई है, इस सूची में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? तो राजस्थान 8वें स्थान पे रहा है। राजस्थान का स्थान हमें ध्यान में रखना है। देखो पिछले साल की बात अगर करें राजस्थान की 2021-22 की, तो ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था और 2021-22 में राजस्थान का जो स्थान रहा था वो रहा था 10वां। तो इस बात को भी आप विशेष ध्यान में रखिएगा। पिछली बार 10वां था, इस बार 8वां था। कितने आपके अंकों का, कितने पायदान का, कितने स्थान का हमारे अब सुधार हुआ? तो 2 स्थान इजाफा रहा। ठीक है, ओके, आगे चलिएगा। आगे बात करते हैं आपके, अभी हमारे जो वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत, इन्होंने राजस्थान के 13 शहरों को ऐसे कह सकते हैं कि वन क्षेत्र, और अंग्रेजी में कहें तो ग्रीन लंग्स। आपके जो एग्जाम में जो आपके शब्द आने वाला है वो ग्रीन लंग्स नाम से आएगा अगर ये प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न कैसे आ सकता है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के 13 शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की घोषणा की है, प्रस्ताव दिया है। तो पूछ ले राजस्थान में कितने ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वित्तीय मंजूरी दी है। तो कितने? 13 शहरों में, ठीक है ना, इन 13 शहरों में। तो 13 शहरों में कौन कौन से शहर आपको नहीं ध्यान में रखने हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेगा। आप तो इतने ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र राजस्थान के 13 क्षेत्रों में विकसित किए जाने हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो राशि आवंटित की है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, वो 19 करोड़ है। ठीक, आगे चलिएगा। और अभी आपको पता होगा अशोक जी गहलोत दिन प्रतिदिन कोई एक नई घोषणा लेके आ रहे हैं, तो हम जितनी भी घोषणा है सबको एक साथ अलग से पढ़ेंगे और ये बातें हम पढ़ते जा रहे हैं। फिर देखो एक अवार्ड है जेम एक्सीलेंस अवार्ड। जेम की फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अभी राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अब किसके द्वारा दिया गया है, क्यों दिया गया है, वो सुनिएगा। देखो एक पोर्टल है और पोर्टल का नाम है आपके ई मार्केट प्लेस, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं जेम। ये जो पोर्टल है, यानी उपयुक्त का मतलब है ऊपर जो बात लिखी हुई है, उपयुक्त जो पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से SC ST जो उपकर्मी हैं उनको उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य करने के लिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए ये जो जेम है इनको आपके एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो सिल्वर अवार्ड मिला है। तो प्रश्न सीधा आ जाए कि जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल के माध्यम से SC ST के जो आपके उपकर्मी हैं उनको उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने में बेहतर कार्य करने के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या तीनों में से कोई, मतलब चौथा कोई और ऑप्शन दे दें तो इनमें आपको ध्यान में रखना सिल्वर यानी सेकंड पुरस्कार हमें इसमें मिला है। तो सीधा ध्यान में रखिएगा, जेम को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि SC ST के जो उपकर्मी हैं उनके जो उत्पाद हैं उनके क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य करने के लिए इनको मिला है। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा। एक अभी राजस्थान सरकार का कार्यक्रम चल रहा है डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह। तो आप इंग्लिश नाम इसका ध्यान में रखिएगा। अभी राजस्थान सरकार ने इस पर इंग्लिश नाम पर जोर दे रखा है। अगर एग्जाम में इंग्लिश नाम नहीं आए, हिंदी नाम आ जाए, तो इसलिए मैंने लिखा भी है भविष्य की राह। सीधा पूछ ले राजस्थान सरकार का वर्तमान में भविष्य का राह कार्यक्रम किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चालू किया गया है, या कब से कब तक है, कितने जिलों में है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, भविष्य की राह या डायल फ्यूचर जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो डायल फ्यूचर स्कूल शिक्षा विभाग का है। देखो ये स्कूल शिक्षा का है, उच्च शिक्षा से कोई इनको लेना देना नहीं है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में स्कूल शिक्षा जो मंत्री है वो है बुलाकी दास कल्ला। ठीक है, BD कल्ला वर्तमान में क्या है? हमारे वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री है। तो BD कल्ला के द्वारा डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रदेश के सभी जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें 10वीं कक्षा जो स्टूडेंट उत्तीर्ण कर चुके हैं उन विद्यार्थियों को संकाय चयन के लिए मार्गदर्शन करना है कि ऐसे स्टूडेंट जो आपके राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से 10वीं उत्तीर्ण कर चुके वो 11th में कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सा संकाय चुने, इसके लिए उनको मार्गदर्शन करने के लिए 28 जून से 15 जुलाई, पहले 5 जुलाई था, अब इसकी तारीख बढ़ा के 15 जुलाई कर दी है। 28 जून से 15 जुलाई को राजस्थान के सभी जिलों में ये डायल फ्यूचर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, राजस्थान के कितने जिलों में डायल फ्यूचर कार्यक्रम
चल रहा है। तो डायल फ्यूचर कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में है। समयावधि ध्यान में रखिएगा, विभाग ध्यान में रखिएगा, और क्यों चलाया जा रहा है ये ध्यान में रखिएगा। तो 4 बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है डायल फ्यूचर में, मैंने आपके सामने डिनोट करवा दी है। आगे चलिएगा। आगे है हमारे केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, उस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के कारण कौन सा पुरस्कार दिया है? प्रथम पुरस्कार। क्यों दिया है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 में, 2022-23 का जो साल है उसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य उभर के आया है। यानी राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 2022-23 में देश में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इस बार राजस्थान ने 867 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित की है, और इतनी पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। मतलब इस साल की बात करें, इस सत्र की बात करें 2022-23 की, ठीक है। तो ये अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है, इसलिए राजस्थान को ये पहला पुरस्कार मिला है। वैसे आप ध्यान में रखिएगा, हम सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में हमारा जो स्थान है ना भारत का, सॉरी राजस्थान का भारत में सौर ऊर्जा में फर्स्ट स्थान है। पवन में 5वां है। पवन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5th। और कुल में बात करें ना, कुल में, तो कुल में 4था है। कुल ऊर्जा में हमारा स्थान है 4था। कुल ऊर्जा में हमारा कौन सा स्थान है? 4था। ये ध्यान में रखिएगा। सौर में पहला, पवन में 5वां, कुल में 4था, और एक आता है रूफटॉप। रूफटॉप में आप ध्यान में रखिएगा, रूफटॉप में हमारा जो स्थान है वो है 2nd। पहला स्थान गुजरात का है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, पिछली बार आपकी ये पूछा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी रखिएगा, ये भी। तो चारों बातें आप अलग से और ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलिएगा। आगे है राजस्थान किसान महोत्सव या किसान मेले। देखो, अभी राजस्थान सरकार का जो आपके कृषि एवं उद्यानिकी जो विभाग है ना, राजस्थान का कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, उन्होंने राजस्थान के 3 जिलों में किसान मेलों का आयोजन करवाया। ये 3 जिले कौन कौन से? एक जिला था जयपुर। जयपुर जिले में इस किसान मेले का आयोजन हुआ 16 से 18 जून, ठीक है। दूसरा था उदयपुर जिला। उदयपुर में हुआ 23 से 24 जून। 23 जून और 24 जून को ये आपके मेले का आयोजन हुआ, इस किसान मेले का आयोजन हुआ। और तीसरा था जोधपुर। जोधपुर में ये 30 जून से 1 जुलाई, यानी 3 दिन तक ये आपके किसान मेला लगा जोधपुर में। तो ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में किसान मेलों का आयोजन करवाया गया? 3। सबसे पहले जयपुर, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर। तारीख याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है कि जयपुर में जो मेला लगा, जो महोत्सव हुआ, वो था राज्य स्तरीय। कैसा था? जयपुर का राज्य स्तरीय, ठीक है। दूसरा पूछे उदयपुर का संभाग स्तरीय। उदयपुर का मेला कैसा? संभाग स्तरीय। और पूछ लें भाई जी जोधपुर का कैसा, तो जोधपुर का मेला भी संभाग स्तरीय। ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे कि जयपुर का किसान जो आपके मेला लगा वो राज्य स्तरीय था, और बाकी ये दोनों मेले संभाग स्तरीय थे। किसके द्वारा आयोजित करवाए गए? तो ये कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जो राजस्थान का है उसके द्वारा करवाए गए। अब आता है कि इस मेले का उद्देश्य क्या? तो इस मेलों का उद्देश्य था कि राजस्थान के जो किसान हैं उन किसानों को नवीन तकनीक से परिचित करवाना, नवीन तकनीक से परिचित करवाना, और नए जो उपकरण हैं उनके बारे में अवगत करवाना, और अधिक पैदावार कैसे लें इसके बारे में उनको ऐसे कहते हैं कि जानकार बनाना। ये आपके इन मेलों का उद्देश्य था। अब जयपुर में जो राज्य स्तरीय जो मेला आयोजित हुआ उसमें आत्मा योजना के तहत, ध्यान में रखिएगा, योजना कौन सी? आत्मा योजना के तहत राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से 10 किसान व पशुपालक को सम्मानित किया। इसमें प्रत्येक किसान व पशुपालक को जो राशि दी गई वो राशि दी गई 50,000 रुपए। तो ये सारी बातें आपको इस राजस्थान किसान मेलों के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलिएगा, आगे और बातें करते हैं।
आगे आपके एक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये क्यों लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा? तो इसका उद्देश्य है कि आम जन की शिकायतों को सुनने का एक मंच जो जनता को दिया है, उस मंच का नाम क्या दिया है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये ऑनलाइन एक आम लोगों को एक मंच मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो आम जनता है वो बिजली से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सड़क से रिलेटेड जो योजना है उनके क्रियान्वयन संबंधी शिकायतें कर सकती है। पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित और सड़क से संबंधित। किस पोर्टल पर? राजस्थान संपर्क पोर्टल पर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा, पहले से भी हम इसको पढ़ रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए एक त्रिस्तरीय जन सुनवाई हमारे राजस्थान में और भी है। और ये त्रिस्तरीय जो जन सुनवाई होती है वो हर बार गुरुवार को होती है। कौन कौन से गुरुवार को होती है? तो महीने में 3 गुरुवार को ये आपकी जन सुनवाई होती है। महीने के प्रथम गुरुवार को ये ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, दूसरे गुरुवार को ये ब्लॉक स्तर पर होती है और तीसरे गुरुवार को ये जिला स्तर पर होती है। इन बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी जन सुनवाई से रिलेटेड। फिर आगे चलिएगा। आगे अभी एक आपके ऐसा कह सकते हैं इंडेक्स आई है या सांख्यिकी रिपोर्ट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के द्वारा 2021-22 की ये रिपोर्ट 2022 में जो जारी की गई है, ये जारी की गई है आपके पशुपालन व मत्स्य विभाग के द्वारा। यानी किसके द्वारा ये जारी की गई है? पशुपालन व मत्स्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वर्तमान में दूध उत्पादन में पूरे भारत में 1 नंबर पे है। पूरे भारत का लगभग 15.05% दूध का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। यानी लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 15% दूध का उत्पादन राजस्थान करता है, ठीक है। 2021-22 में दूध उत्पादन में देश में 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यानी पूरे भारत में कितनी वृद्धि हुई है दूध में? तो 2021-22 में लगभग आपके 5.25% दूध की वृद्धि हुई है। फिर आपको पता होगा कि विश्व जो आपके दूध दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मिल्क डे, उस दिन एक समिट हुआ था। तो वर्ल्ड मिल्क डे समर मीट का आयोजन है वो इस बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। और इस सम्मेलन में 2023 में जो भाग लेने वाले जो हमारे राजस्थान से जो व्यक्ति थे, राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है लालचंद कटारिया। वो वर्तमान में राजस्थान में पशुपालन व कृषि मंत्री हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक जो राजस्थान में पिछले साल की, पिछले बजट की जो घोषणा है, बजट 2022-23 की, वो घोषणा ये थी कि एक योजना है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री दूध संबल योजना। इस मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के तहत जो अनुदान राशि है वो पहले 2 रुपए दी जाती थी, अब कितने रुपए दी जाती है? 5 रुपए। तो अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 रुपए। ये प्रश्न भी 3rd ग्रेड में पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा, आप भी इसको ध्यान में रखिएगा। बजट 2022-23 की घोषणा के संदर्भ में मैंने बताया है। फिर एक महिला का नाम है डॉक्टर कीर्ति भारती। तो ये जो डॉक्टर कीर्ति भारती है, ये जोधपुर के हैं। कहाँ की है? ये जोधपुर की है। और वर्तमान में ये एक सारथी ट्रस्ट के नाम से एक संस्था को संचालित कर रही है। ये सारथी ट्रस्ट की ऐसे कह सकते हैं कि मुखिया है। चर्चा में रहने का इनका कारण ये है कि राजस्थान में बाल विवाह निरस्त कराने के मामले में ये टॉप है। तो सर्वाधिक बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए इनका वर्तमान में नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सर्वाधिक बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती की। ये डॉक्टर कीर्ति भारती जी जो है वो जोधपुर के हैं और ये सारथी ट्रस्ट के मुखिया है, ठीक है। सारथी ट्रस्ट के संचालक हैं वर्तमान में। फिर देखिएगा, ये जो आपके NIRF की जो रैंकिंग आई है 2023 में, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें विश्व के भारत के प्रमुख जो आपके शैक्षणिक संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी की गई है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसमें हमारे टॉप 100 में राजस्थान के 4 संस्थान हैं। ऑल ओवर श्रेणी में टॉप 100 में राजस्थान के 4 संस्थान हैं। ऑल ओवर सूची की बात करें तो उसमें एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये बिरला, ये पिलानी में है और ये 25वें स्थान पे रहा है। दूसरा देखें, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, ये 62वें स्थान पे रहा है। और IIT जोधपुर है, ये 66वें स्थान पे है। और वनस्थली विद्यापीठ है, ये 97वें स्थान पे है। तो ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो आपकी NIRF की जो आपके रैंकिंग जो जारी की गई 2023 में, इस रैंकिंग में टॉप 100 में राजस्थान के कितने संस्थान हैं? 4 संस्थान है। कौन कौन से आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। आगे चलिएगा।
आगे हैं अभी आपके एक नेशनल स्कूल गेम के नाम से जो टूर्नामेंट संपन्न हुआ है उसके बारे में। ये संस्करण कौन सा था? 66वां नेशनल स्कूल गेम्स 2023। देखो इस 66वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023 की बात करें तो आपको केवल राजस्थान के संदर्भ में बात को ध्यान में रखना है, आपको और कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का इस बार इस गेम्स में स्थान रहा 11वां। हमने टोटल पदक जीते 33, 6 गोल्ड जीते, 12 हमने सिल्वर जीते, 15 हमने कांसे जीते और राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? 11वें स्थान पे रहा। फिर राजस्थान के वो 6 खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते वो नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। केशव बिसा, कविता डूडी, नीतू कुमारी, सुमित कुमार, माया माली और ताश्री मेनारिया। ये राजस्थान के वो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान को गोल्ड मेडल दिलाया। फिर बजट घोषणा 2023-24 की बात करें तो इस बार जो आपके 10 फरवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया, इस बजट में राजस्थान सरकार ने कुछ खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की थी। इस बजट की जो थीम थी वो थी बचत, बढ़त व राहत। इस थीम के तहत राजस्थान सरकार ने इस साल का बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में राजस्थान में आपके कुछ अकादमियां स्थापित करने की बात की थी। वो अकादमियां आपके सामने हैं। जैसे एक अकादमी है फुटबॉल अकादमी। फुटबॉल अकादमी राजस्थान में सिक्कर का एक गांव है कोलीडा में और एक क्षेत्र है बांसवाड़ा। इन 2 जगह पर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने की बात कही। बीकानेर में साइकिल अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, चूरू के राजगढ़ में कौन सी अकादमी है? एथलेटिक्स अकादमी, और सिक्कर में और बाड़मेर में इन दोनों जगह पर बास्केटबॉल अकादमी और कबड्डी अकादमी जो है वो नागौर के डीडवाना में स्थापित की जाएगी। ये नागौर वाली 25 लाख रुपए से है और बाकी सभी जो आपकी अकादमियां हैं वो 2.22 करोड़ रुपए से स्थापित की जाएगी। यानी ये जो मैंने 7 अकादमियां जो ऊपर वाली लिखी हैं, ये अकादमियां प्रत्येक अकादमी की जो लागत आएगी वो 2.2 करोड़ रुपए हैं और जो डीडवाना की जो कबड्डी अकादमी है उसके लिए 25 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है काली तीर लिफ्ट परियोजना। देखो काली तीर लिफ्ट परियोजना है वो चंबल नदी पर धौलपुर में है। किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है और कहां पर है? धौलपुर में। अभी 7 जून को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था और इसमें लगभग सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत का ऐलान किया है? तो 643 करोड़ रुपए की लागत का ऐलान किया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सीधा प्रश्न पूछ ले कि काली तीर लिफ्ट परियोजना किस नदी पर बन रही है? चंबल में है। किस जिले में बन रही है? तो धौलपुर में। और इसी के पास में एक बांध और बन रहा है जिसका नाम है आपके सिलावट एनिकेट परियोजना। देखो सिलावट भी कहां है? धौलपुर में बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सिलावट एनिकेट परियोजना है वो भी धौलपुर के लिए है, धौलपुर जिले के लिए है। फिर देखो एक पुरस्कार है 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2023। ये जो वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो जोधपुर की एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है और उस संस्था का नाम है आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान। इस संस्था के द्वारा जोधपुर की ओर से प्रत्येक साल ये पुरस्कार दिया जाता है और इस साल किसको मिला है? तो योगेंद्र सिंह जी को ये पुरस्कार मिला है और ये जो योगेंद्र सिंह जी हैं वो वर्तमान में बीएसएफ में कमांडेड है। तो बीएसएफ कमांडेड योगेंद्र सिंह जी को 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार जोधपुर की आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान के द्वारा दिया गया है 2023 में। अगली है इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो नैरोबी, जुलाई 2023 में हुआ है। नैरोबी केन्या का स्थान है, वहां पर आपके ये एक्सपो आयोजित किया गया है और ये जो एक्सपो है इस एक्सपो की अवधारणा इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो राजस्थान में हुआ था 7 और 8 अक्टूबर 2022 को, उसमें रखा गया था। यानी 7-8 अक्टूबर 2022 को जो समिट हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान समिट, उस समिट में ऐसा कहा गया था कि नैरोबी केन्या में इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन करवाएंगे। ठीक है, अब इसका आयोजक कौन है? यानी ये जो आपके एक्सपो है वो आयोजन करवा कौन रहा है? तो वो करवा रहा है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या। इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये जो सारी बातें हमने देखी वो आपके जून महीने में जो विशेष घटनाक्रम हुआ उसके बारे में देखी। कल के सेशन में हम और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।